हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए एक नया जो है वीडियो लेकर आई हूँ। ये नया वीडियो आपके नए चैप्टर से है, यानी कि आज क्लास 10th कोर्स बी की मैं बुक स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड का आखिरी अध्याय आपको करा रही हूँ। ये आखिरी अध्याय एक एकांकी है, नाम है कारतूस, और इसे प्रस्तुत किया है हमारे सामने हबीब तनवीर जी ने। तो ये जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में आपको जब डिटेल से पढ़ाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि सारी ही चीज़ें हम कवर करें। तो उसी तरीके से आज भी जो हम कवर कर रहे हैं वो है लेखक परिचय है आपका, साथ में पाठ की रूपरेखा है और पाठ का सार है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है हबीब तनवीर जी की पूरा परिचय। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं क्या है, हबीब तनवीर का जन्म 1923 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हुआ था। वर्ष 1944 में उन्होंने नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने क्या है, सबसे पहले क्या है, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की नागपुर से 1944 में इन्होंने ली। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन नाट्य अकादमी, याद रखिएगा, नाट्य लेखन का अध्ययन किया, यानी कि नाटक किस तरीके से लिखे जाते हैं इसको उन्होंने पूरी तरीके से सीखा। इसमें मतलब एक टेक्निक लगती है सारी चीज़ें नाटक लिखना, और जो आप स्टेज प्ले के लिए जो नाटक लिखोगे वो पूरी तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना करी। हबीब तनवीर ने नाटककार, पत्रकार, कवि, नाट्य निर्देशन, अभिनेता आदि कई रूपों में प्रसिद्धि हासिल की है। तो ये जहाँ एक नाटककार रहे वहीं पत्रकार के रूप में भी ये कार्यरत रहे, कवि भी रहे, नाट्य निर्देशन यानी कि डायरेक्शन भी किया, और एज अ प्ले मतलब एज अ आर्टिस्ट भी काम किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। हबीब तनवीर कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। इनके प्रमुख नाटक आगरा बाजार, चरणदास चोर, हिरमा की अमर कहानी, देख रहे हैं नैन आदि हैं। इन्होंने नाटकों का आधुनिक रूपांतरण भी किया है। ठीक है, कुछ जैसे पुराने नाटक हैं पौराणिक, तो उनको आधुनिक में भी तब्दील किया है, जिनमें से प्रमुख मुद्राक्षस, बसंत ऋतु का सपना, मिट्टी की गाड़ी और शाजापुर की शांति बाई है। तो ये कुछ इनके मशहूर नाटक हैं जो काफ़ी फेमस हुए हैं। अब हम आ जाते हैं पाठ की रूपरेखा पर। यहाँ क्या दिया गया है, प्रस्तुत एकांकी में एक ऐसे जाबाज वजीर अली के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना था। यानी कि वो एक ऐसा जाबाज व्यक्ति है जिसका काम सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ था, किसी भी तरीके से बस अंग्रेजों को बाहर कर दो। यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की भांति कंपनी की बटालियन के खेमे में आ पहुंचा। अब सोचिए, जो इनके सबसे बड़े दुश्मन है वो अकेला उनके खेमे में पहुंच गया और उनके कर्नल पर ऐसा रौब जमाया कि उसके मुंह से भी वजीर अली के लिए प्रशंसा के ऐसे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए नहीं बोले जा सकते। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो इतना जाबाज था कि शत्रु भी उसकी तारीफ करते थे, उसकी जाबाजी की तारीफ किया करते थे। तो ये वाकई यानी कि काफी जाबाज, जिसके शत्रु भी तारीफ करे तो इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति वाकई ही तारीफ के लायक है। तो चलिए, जहाँ इतने ताकतवर आदमी की और इतने दिमागदार आदमी की बात हो रही है तो हम जरा इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। एकांकी आप सभी ने पढ़ी भी होगी, तो आज जरा हमारे तरीके से पढ़ के देखते हैं। तो शुरू करते हैं वजीर अली और शहादत अली के बारे में। सादत अली अंग्रेज शासन की ओर से कर्नल कालिंज अपने एक लेफ्टिनेंट को लेकर वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए हफ्तों से डेरा डाले हुए हैं, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा है। अब कहाँ डाले हुए थे, गोरखपुर के जंगलों में, मतलब उसको पकड़ना था। तो जो कर्नल थे, कौन से, कालिंज, इन्होंने और इनके कुछ सैनिकों ने लेफ्टिनेंट वगैरह को लेकर काफी दिनों से गोरखपुर के जंगलों में डेरा डाले थे। उन्हें ये पता था कि वजीर अली इन्हीं जंगलों में छिपा हुआ है, तो ढूंढने के लिए थे। और वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत थी, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा था। क्यों हाथ नहीं आ रहा था, क्योंकि भाई वो किसी भी तरीके से हाथ नहीं, क्योंकि उसका काम था कि अंग्रेजों से बचना है और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना है, तो वो कैसे पकड़ में आता। लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि शहादत अली कौन है। अब वो शहादत अली के बारे में पूछा, तब कर्नल उसे बताता है कि शहादत अली आसफुद्दौला का भाई है। तो यहाँ से समझते हैं, शुरू करिएगा। अवध के नवाब रहे आशुफुद्दौला, आशुफुद्दौला का भाई है कौन, शहादत अली। वह वजीर अली का दुश्मन भी है और नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ कोई लड़का नहीं था। अब ये बताते हैं
कि वजीर अली का दुश्मन है शहादत। अब देखिए, वजीर अली जो है वो आसिफुद्दौला का बेटा है और शहादत अली आसिफुद्दौला का भाई है। ठीक है, समझ में आया? तो शहादत अली और वजीर अली में कौन सा रिश्ता हुआ? चाचा भतीजे का। नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ कोई लड़का नहीं था। वजीर अली के जन्म को शहादत अली ने अपनी मौत माना। अंग्रेजों ने शहादत अली को अवध के तख्त पर बैठा दिया। वह अंग्रेजों का दोस्त और ऐश पसंद आदमी था। उसने अंग्रेजों को अपनी आधी जायदाद तथा 10 लाख रुपए दे दिए और वह मजे करने लगा। तो अब देखिए, बात ये थी कि जो आसिफुद्दौला है उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। तो उनका जो भाई था उसी मान बैठा था कि भाई के बाद यानी आसिफुद्दौला के बाद गद्दी उसी को मिलेगी। लेकिन अब क्या हुआ, आसिफुद्दौला के यहाँ एक बेटा हो गया, वजीर अली। जिस दिन वजीर अली हुआ उस दिन से शहादत अली को ये चीज़ पता चल गई कि अब गद्दी उसकी नहीं है, तो अगर उसे गद्दी पानी है तो कुछ षड्यंत्र करना पड़ेगा। तो ये षड्यंत्र उसने तभी से रचना शुरू कर दिया। और वो कैसा, वो थोड़ा सा कहते हैं ना ऐश मिजाज व्यक्ति था, मज़े करना, ऐश करना, वो उस टाइप का आदमी था। जबकि वजीर अली जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके अंदर क्या था कि वो अंग्रेज़ों से नफरत कर रहा था क्योंकि उनके बारे में सुनता था। अब जब आसिफुद्दौला के बाद 4 या 6 महीने वो गद्दी पर बैठा, कौन? वजीर अली। और उस दौरान उसने अवध से पूरी तरीके से जो है अंग्रेज़ों को हटा दिया। अंग्रेज़ों की ताकत पूरी तरीके से वहाँ से सफाया कर दी। तो अंग्रेज़ों को भी डर लगने लगा कि भाई अगर इस तरह का बंदा जो है वो गद्दी पर बैठेगा तो अंग्रेज़ों का शासन हटते देर नहीं लगेगा। तो अब उन्होंने, उनकी भी आदत थी भाई फूट डालो शासन करो, तो उन्होंने एक आदमी खोजा, वो था शहादत अली, जो पूरी तरीके से ऐशो आराम करना चाहता था, वजीर अली से नफरत करना चाहता था और तख्त हासिल करना चाहता था। तो ये परफेक्ट आदमी था अंग्रेज़ों के लिए, जो वजीर अली को हटाकर शहादत अली को बैठाया जा सकता था। और यही हुआ। शहादत अली के साथ षड्यंत्र रच के अंग्रेज़ों ने वजीर अली को तख्त से हटा दिया और शहादत अली को बैठा दिया। किस शर्त पे बैठाला? कि 10 लाख रुपए और जो है आधी जायदाद वो अंग्रेज़ों की होगी। वो मान गया क्योंकि भाई इसमें तो उसको क्या था, उसको तो मजे ही मजे थे, उसे तो कुछ करना नहीं, गद्दी मिल गई, वो नवाब बन गया, तो जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया। अब आते हैं अफगानिस्तान के बादशाह को हमले का आमंत्रण कैसे दिया गया और किसने दिया। अच्छा, ये पूरा जो वाकया चल रहा है ये गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज जो है वो लेफ्टिनेंट को सारी बातें बता रहे हैं। ठीक है, ये पूरी एकांकी वहीं पे हो रही है, वहां पर ये सारी वार्तालाप इन दोनों के बीच हो रही है। तो अब बताते हैं लेफ्टिनेंट कालिंज की किस तरीके से अफगानिस्तान के बादशाह को आमंत्रित किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल को बताता है कि वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमले के लिए आमंत्रण दिया। कर्नल उसे बताता है कि हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी। किसने दी थी? टीपू सुल्तान ने। किसको? अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पे हमला करके यहाँ से अंग्रेजों को हटाना है, ये दावत दी गई थी सबसे पहले टीपू सुल्तान। और फिर वजीर अली ने ही उसे दिल्ली बुलाया। किसको? अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को। और शमशुद्दौला ने भी। इतने लोग चाहते थे कि अंग्रेजों को यहाँ से हटा दिया जाए। तभी लेफ्टिनेंट कर्नल ने शमशुद्दौला के विषय में पूछता है। कर्नल उसे बताता है कि शमशुद्दौला बंगाल के नवाब का रिश्तेदार का भाई था। तत्कालीन समय में कंपनी के खिलाफ सारे बंगाल में एक लहर दौड़ गई थी। यदि यह कामयाब हो जाती तो लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर और प्लासी में जो कुछ पाया था वह लॉर्ड बेलेजली के हाथों से चला जाता। तो किस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि शमशुद्दीन जो है वो बंगाल के नवाब का रिश्तेदार था और कंपनी के खिलाफ भी था, इसीलिए उसने भी जो है अफगानिस्तान के बादशाह को आमंत्रित किया था यहाँ आकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर उसकी कामयाब हो जाता तो प्लासी के और बक्सर के युद्ध में जो कुछ भी अंग्रेजों के हाथ से आया था वो निकल सकता था। वजीर अली द्वारा वकील का कत्ल। अब वजीर अली को तो तख्त से हटा दिया गया था, ठीक है, और उसे 10,000 रुपये महीना दिया जाता था। तो यहाँ देखिए क्या है, मतलब उसे 10 लाख 3 लाख रुपए सालाना उसको दिया जाता था वजीर अली को, कि भाई वो तो नवाब था, वहां से हटाया गया था तो कुछ तो इनको देना पड़ेगा नवाब को। तो वो इस तरीके से तय हुई थी डील। कर्नल बताता है कि उसकी एक पूरी फौज वजीर अली का पीछा कर रही है। किसकी? कर्नल की, जो बरसों से उनकी आंखों से धूल झोंक रहा है। कर्नल लेफ्टिनेंट को वजीर अली के विषय में और भी बातें बताता है। क्या कहता है
कि कंपनी ने वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद 3 लाख रुपए सालाना वजीफा देकर बनारस भेज दिया था। अब जब उन्हें तख्त से हटाया गया तो हटाने के बाद भाई वो नवाब था तो उसे वहां रख नहीं सकते थे, वहां से उनको कहाँ भेजा गया, बनारस भेजा गया। बनारस में उनको रखा गया और 3 लाख रुपए साल का उनको उस समय मिलता था उनकी अपनी खर्ची के तौर पर। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। अब वजीर अली कहाँ, बनारस में, और उसको कहाँ बुलाया, कलकत्ता। इस पर वजीर अली बनारस में रह रहे कंपनी के वकील के पास जाता। भाई हर बार उसको बुलाते रहते थे। भाई इतना ट्रैवलिंग, उसमें तो इतना ट्रैवलिंग इसी थोड़ी ना थी, सारा रास्ता पैदल पैदल तय करना तो आसान थोड़ी ना होता था। तो इस चीज़ को वजीर अली बिल्कुल पसंद नहीं करता कि भाई मैं बनारस में रह रहा हूँ और मुझे बार बार कलकत्ता बुलाना आसान नहीं है। तो इसकी शिकायत करने के लिए वो कंपनी के एक वकील, जो कि उस समय कहाँ, बनारस में थे, उनके पास पहुंच गए वजीर अली और पूछता है कि गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता क्यों बुलाया है। परंतु वकील वजीर अली की बात नहीं सुनता है और उसे बुरा भला बनाता है। एक तो वो जो बात कह रहा है उसकी बात नहीं सुन रहा, और ऊपर से चूंकि वो एक अंग्रेज है और इधर क्या कहते हैं, ये एक निष्कासित नवाब है तो इज्जत नहीं करता, तो बहुत बुरा भला भी कह देता है। वजीर अली अंग्रेजों से नफरत करता था। एक तो वजीर अली पहले ही नफरत करता था, ऊपर से इतनी बेइज्जती वो क्यों बर्दाश्त करेगा। उसने उसी समय खंजर निकाला और वकील की हत्या कर दी। उसके पश्चात वह वहीं से भाग गया। तो अभी तक तो वो एक तरीके से निगरानी में था बनारस में, लेकिन वहां तुरंत उसने जब वकील की हत्या करी और उसके बाद से वो बनारस से नदारद हो गया, वहां से भाग गया। फिर वह आजमगढ़ की तरफ भागा। वहां के शासक ने उसे अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचाया। अब वह अपने लोगों के साथ वहां के जंगलों में भटक रहा है। ठीक है, अब क्या बताते हैं आगे। कर्नल द्वारा वजीर अली की योजना लेफ्टिनेंट को बताना। अब कर्नल क्या है, जो है द्वारा वजीर अली की योजना जो है वो लेफ्टिनेंट को बताता है। लेफ्टिनेंट के पूछने पर कर्नल वजीर अली की योजना के विषय में बताता है कि मतलब अब वो भाग के गया तो वह आगे क्या करना चाहता है, क्या सोच रहा है, कि वह किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। कहाँ पहुंचना चाहता है वजीर अली, नेपाल। अब देखिए गोरखपुर से नेपाल तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो नेपाल पहुंचना चाहता है। वो अफगानी हमले का इंतजार कर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अफगान के जो बादशाह शाही जमा को बुलाया गया है, अगर वो आ जाएंगे तो क्या होगा, उसकी ताकत बढ़ जाएगी, फिर उनके साथ मिलकर वो हम पर हमला करेगा तथा अवध पर कब्जा करना चाहता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो बादशाह के साथ मिलेगा, अंग्रेजों पर हमला करेगा और अवध के तख्त को अपने कब्जे में लेगा। वह अंग्रेजों को भी हिंदुस्तान से निकालना चाहता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुंचना उसके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है और हो सकता है कि वह पहुंच भी गया हो, क्योंकि हम लोग तो इतने दिन से यहाँ डेरा डाले बैठे, यहाँ तो हमको मिल नहीं रहा है, तो हो सकता है भाई गोरखपुर से नेपाल कितनी दूर है, वो नेपाल निकल गया हो। इस पर कर्नल कहता है हमारी फौजें और नवाब शहादत अली के सिपाही उसका पीछा कर रहे हैं और हम यह भी जानते हैं कि वह इन्हीं जंगलों में छिपा है। कि मतलब शहादत अली भी नहीं चाहता है कि भाई अवध का तख्त उसके हाथ से जाए, तो उसके सिपाही भी जहां वजीर अली को ढूंढ रहे हैं वहीं अंग्रेज भी वजीर अली को ढूंढ रहे हैं। तो कर्नल कहते हैं कि नहीं, हमको यकीन है कि वो इन्हीं जंगलों में छिपा हुआ है। एक घुड़सवार का कर्नल के पास आना। अब जैसे यहाँ पर कर्नल और लेफ्टिनेंट के बीच में जो बातें चल रही हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन इतने में ही खबर मिलती है कि एक घुड़सवार जो है वो आ रहा है। क्या मिलता है, एक सिपाही आकर कर्नल को बताता है कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है। कर्नल और लेफ्टिनेंट दूर देखते हैं कि एक घुड़सवार उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। लगता है कि वजीर अली का ही कोई आदमी उसे गिरफ्तार करवाना चाह रहा होगा। वह घुड़सवार आता है और एकांत में मिलने की मांग करता है। अब क्या है, एक सिपाही दौड़े दौड़े कर्नल और लेफ्टिनेंट के पास आता है, जो दोनों अंदर टेंट में बैठे बात कर रहे होते हैं कि भाई दूर से हमें धूल उड़ती दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी फौज या 4-5 जो सिपाही हैं वो आ रहे हैं। जैसे जैसे वो घुड़सवार पास आया तो पता चला सिर्फ एक घुड़सवार था। तो इन लोगों ने एजम्पशन करना शुरू किया कि हो सकता है कि कोई जो है ऐसा घुड़सवार है जो वजीर अली का ही सिपाही और वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए हमें सूचना देने के लिए आ रहा है। तो ये यहाँ पर कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में सोच रहे हैं। फिर क्या होता है, कर्नल अच्छा जब वो सिपाही आता है, जो घुड़सवार था ना जो आता है, वो कहता है कि मैं कर्नल से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो भाई कर्नल मान जाते हैं। फिर क्या होता है, कर्नल व घुड़सवार की बात, अब कर्नल मान जाते हैं तो घुड़सवार और कर्नल को एकांत में अंदर टेंट में ले जाया जाता है, वहां वो दोनों बात करते हैं। क्या होता है, एकांत होने पर यह कर्नल से पूछता है, कौन, वो घुड़सवार, कि आपने यहाँ इतनी युद्ध सामग्री के साथ डेरा क्यों डाला हुआ है। उसे उस घुड़सवार ने पूछा कि भाई आपने यहाँ क्यों डेरा डाला। इस पर कर्नल बताता है यह वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए है, कि यहाँ पर हम वजीर अली को जो है ढूंढ रहे हैं और उसे पकड़कर यानी कि हम गिरफ्तार करेंगे।
घुड़सवार कहता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, वह एक जाबाज सिपाही है। कर्नल ये सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अब जब वो कर्नल जो सिपाही आया था वो वजीर अली की तारीफ करने लगता है, तो वो पूछता है कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ, तुमने हमसे तो पूछ लिया कि हम यहाँ क्यों हैं, तो अब तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? घुड़सवार कारतूस मांगता है कि वह इसका कारण वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता है। उसने कहा कि मुझे कुछ कारतूस की ज़रूरत है, आप दे दीजिए, इस कारतूस का इस्तेमाल करके मैं वजीर अली को आपकी गिरफ्त में ला सकता हूँ। अब जब ये शर्त रखी गई, कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है। कारतूस का मतलब जानते हैं ना, गोली में जो वो पड़ती है, बुलेट्स पड़ती है। पहले बड़ी बड़ी 2 नाली बंदूकें होती थी, तो उसमें कारतूस, बड़े बड़े कारतूस पड़ते थे। तो वो 10 कारतूस कर्नल उठाकर उस घुड़सवार को दे देता, क्योंकि उसने बोला था कि हम वजीर अली को गिरफ्तार करा सकते हैं। कर्नल कारतूस देने के बाद घुड़सवार से उसका नाम पूछता है। अब कर्नल ने जब कारतूस दे दी तो अब पूछता है कि भाई तुम गिरफ्तार तो कराना चाहते हो, तुम अपना परिचय तो दो, तुम्हारा नाम क्या है? वह अपना नाम वजीर अली बताता है। यानी कि वो घुड़सवार वो वजीर अली था जिसको गिरफ्तार करने के लिए कर्नल महीनों से वहां जंगल में भटक रहा है, डेरा डाले बैठा है, और वो वजीर अली खुद उनके सामने खड़ा है और उनसे कारतूस लेकर जा रहा है। और घोड़े पर बैठकर यह कहकर चला जाता है कि आपने मुझे कारतूस दिए हैं, इसलिए आपकी जान बख्श देता हूँ। मतलब वो घोड़े पर बैठता है और अपना नाम बताता है कि मैं वजीर अली हूँ, और सिर्फ आपको इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे कारतूस दिए हैं। कर्नल उसे हक्का बक्का होकर देखता रह जाता है। कर्नल एकदम शॉक, उसने तो ये चीज सोची नहीं थी कि जिसको पकड़ने के लिए हम बैठे हैं वो हमारे ही टेंट में आए, हम ही से कारतूस ले और चला जाए। तो वो हक्का बक्का हुआ रहता देख जाता है। तभी लेफ्टिनेंट कर्नल के पास आता है और पूछता है कि वह घुड़सवार कौन था। इस पर कर्नल उत्तर देता है कि वह एक जाबाज सिपाही था। और वाकई ये जाबाज सिपाही की काम है कि जिसको पकड़ने के लिए इतनी पूरी फौज इकट्ठा है, वही सिपाही टेंट में आए और उनसे कारतूस लेकर जाए, अपना नाम, झूठ भी ना बोले, अपना नाम बताकर जाए, तो ये उसकी जाबाजी का ही एक नमूना है। तो इसीलिए कर्नल ने उसकी बहुत तारीफ करी। तो ये पूरी एकांकी यहीं पर खत्म हो जाती है, पर्दा गिर जाता है। तो आपने देखा ना यहाँ पर वजीर अली का कितना अच्छा जो है वो रूप प्रदर्शित किया गया है कि वो एक ऐसा सिपाही था जो बिल्कुल भी डरता नहीं था। दुश्मन के खेमे में भी आकर वो अपने लिए सब कुछ हासिल करने का दम रखता था। तो ये थी एक एकांकी जो हमारे बुक स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड का आखिरी अध्याय था। आखिरी अध्याय जरूर था, लेकिन अभी हमारी एक बुक और बाकी है। तो मिलेंगे नई बुक के साथ में नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।